चैप्टर 20 जेन क्लेटन फिर से कैदी। यद्यपि उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, एल्बर्ट वेरपर को एहसास हुआ कि उसने पहले कभी भी सुंदरता का ऐसा दृश्य नहीं देखा था जैसा कि लेडी ग्रस्टोक ने राहत और खुशी के साथ प्रस्तुत किया था, जो उसे एक मित्र और उद्धारकर्ता के पास अप्रत्याशित रूप से आने पर महसूस हुआ था, जब आशा इतनी दूर लग रही थी। अगर बेल्जियन को इस बात पर कोई संदेह था कि महिला को उसके घर और खुद पर हुए विश्वासघाती हमले के बारे में पता है, तो उसके अभिवादन की सच्ची मित्रता से ये संदेह तुरंत दूर हो गया। उसने उसे जल्दी से सारी बातें बता दी कि उसके घर से जाने के बाद से उसके साथ क्या क्या हुआ था, और जब वो अपने पति की मृत्यु के बारे में बता रही थी, तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं जिन्हें वह रोक नहीं पाई थी। मैं स्तब्ध हूँ, वेरपर ने अच्छी तरह से बनावटी सहानुभूति में कहा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वहां मौजूद उस शैतान ने, और उसने अखमेद शेख के शव की ओर इशारा करते हुए कहा, पूरे देश को आतंकित कर रखा है। आपके वजीर या तो खत्म हो चुके हैं, या उन्हें उनके देश से दूर दक्षिण की ओर खदेड़ दिया गया है। अखमेद शेख के लोग आपके पूर्व घर के आसपास के मैदान पर कब्जा कर चुके हैं। उस दिशा में न तो कोई शरण है और न ही भागने का कोई रास्ता है। हमारी एकमात्र उम्मीद उत्तर की ओर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यात्रा करने में है, ताकि अखमेद शेख की मौत की खबर वहां बचे लोगों तक पहुंचने से पहले हमलावरों के शिविर तक पहुंच सके और किसी चाल के जरिए उत्तर की ओर एक अनुरक्षण प्राप्त कर सकें। मुझे लगता है कि यह काम पूरा हो सकता है, क्योंकि मैं उस हमलावर के स्वभाव को जानने से पहले ही उसके यहाँ मेहमान था, और शिविर में मौजूद लोगों को ये पता नहीं है कि जब मुझे उसकी दुष्टता का पता चला तो मैं उसके खिलाफ हो गया। आओ, हम शिविर में पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, इससे पहले कि अखमेद शेख के साथ उसके अंतिम हमले में उसके शव को ढूंढकर उसकी मौत की खबर पीछे रह गए हत्यारों तक पहुंचा दें। ये हमारी एकमात्र उम्मीद है, लेडी ग्रास्टोक, और अगर मुझे सफल होना है तो आपको अपना पूरा भरोसा मुझ पर रखना होगा। यहाँ एक पल के लिए मेरा इंतजार करें, जब तक मैं अरब के शरीर से वह बटुआ निकालता हूँ जो उसने मुझसे चुराया था, और वेरपर तेजी से मृत व्यक्ति के पास गया और घुटनों के बल बैठकर अपनी उंगलियों से गहनों की थैली ढूंढने लगा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अखमेद शेख के कपड़ों में उनका कोई निशान नहीं था। उठकर वो रास्ते पर वापस चला गया, खोई हुई थैली या उसके अंदर की चीजों का कुछ पता लगाने की कोशिश में, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। भले ही उसने अपने मृत घोड़े के आसपास और दोनों तरफ के जंगल में कुछ कदम तक सावधानी से खोज की। हैरान, निराश और क्रोधित होकर वह आखिरकार लड़की के पास लौट आया। बटुआ गायब हो गया है, उसने स्पष्ट रूप से बताया, और मैं इसे खोजने में अब और देरी नहीं कर सकता। हमें वापस लौटने वाले हमलावरों से पहले शिविर में पहुंचना होगा। उस आदमी के असली चरित्र के बारे में संदेह न करते हुए जेन क्लेटन को उसकी योजनाओं में या लुटेरे के साथ उसकी पूर्व मित्रता के दिखावटी स्पष्टीकरण में कुछ भी अजीब नहीं लगा, और इसलिए उसने सुरक्षा की जो आशा उसे दी थी, उसे तत्परता से पकड़ लिया, और वह एल्बर्ट वेरपर के साथ उस शत्रुतापूर्ण शिविर की ओर चल पड़ी जिसमें वह हाल ही में कैदी थी। दूसरे दिन दोपहर हो चुकी थी, तब जाकर वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, और जब वे चारदीवारी वाले गांव के द्वार के सामने खुले मैदान के किनारे रुके, तो वेरपर ने लड़की को सावधान किया कि वो हमलावरों के साथ उसकी बातचीत से जो भी सुझाव दे, उसे स्वीकार कर ले। मैं उन्हें बता दूंगा, उसने कहा, कि जब तुम शिविर से भाग निकले तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कि मैं तुम्हें अखमेद शेख के पास ले गया, और चूंकि वह वजीर के साथ एक कठिन लड़ाई में व्यस्त था, उसने मुझे तुम्हारे साथ शिविर में लौटने, यहाँ पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करने, और जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे साथ उत्तर की ओर चलने और एक निश्चित दास दलाल, जिसका नाम उसने मुझे बताया था, को सबसे लाभप्रद शर्तों पर तुम्हें बेचने का निर्देश दिया। फिर से लड़की बेल्जियम के आदमी की स्पष्टवादी बातों से धोखा खा गई। उसे एहसास हुआ कि विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए विकट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, और हालांकि वह हमलावरों के घिनौने और विभत्स गांव में फिर से प्रवेश करने के विचार से अंदर से कांप उठी, लेकिन उसे अपने साथी द्वारा सुझाए गए उपाय से बेहतर कोई उपाय नहीं सूझा। गेट की रखवाली करने वालों को जोर से पुकारते हुए वेरपर ने जेन क्लेटन की बांह पकड़ी और साहपूर्वक समाशोधन के पार चला गया।
जिन लोगों ने उसके लिए गेट खोले, उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से आश्चर्य झलक रहा था। बदनाम और शिकार किए गए लेफ्टिनेंट का अपनी इच्छा से निडर होकर लौटना उन्हें उसी तरह से निहत्था कर रहा था जिस तरह से लेडी ग्रेस्टोक के प्रति उसके व्यवहार ने उसे धोखा दिया था। गेट पर खड़े पहरेदारों ने वेरपर के अभिवादन का उत्तर दिया और उस कैदी को आश्चर्य से देखा जिसे वह अपने साथ गांव में लाया था। बेल्जियम के इस व्यक्ति ने तुरंत ही उस अरब की तलाश की जिसे अखमेद शेख की अनुपस्थिति में शिविर की देखभाल के लिए छोड़ दिया गया था, और फिर से उसकी हिम्मत ने संदेह को खत्म कर दिया और उसके लौटने के झूठे स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया। ये तथ्य कि वह अपने साथ भागी हुई महिला कैदी को वापस लाया था, उसके दावों को और भी पुख्ता कर देता है, और मोहम्मद बेद जल्द ही खुद को उसी व्यक्ति के साथ अच्छे स्वभाव से घुल मिल गया जिसे वह आधे घंटे पहले जंगल में अकेला पाकर बिना किसी झिझक के मार डालता। जेन क्लेटन को फिर से उसी जेल की झोपड़ी में बंद कर दिया गया जिसमें वह पहले रहती थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह उस धोखे का एक हिस्सा था जो वो और फ्रेकोल्ड भोले भाले हमलावरों के साथ कर रहे थे, तो उसे फिर से उस घिनौने और गंदे अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने का एक अलग ही एहसास हुआ जो उसने पहले महसूस किया था जब उम्मीद बहुत दूर थी। एक बार फिर उसे बांध दिया गया और उसके जेल के दरवाजे के सामने पहरेदारों को तैनात कर दिया गया, लेकिन वेरपर के जाने से पहले उसने उसके कान में खुशी के शब्द फुसफुसाए। फिर वह वहां से चला गया और मोहम्मद बेद के तंबू में वापस चला गया। वह सोच रहा था कि अखमेद शेख के साथ निकले हमलावरों को अपने सरदार की हत्या की लाश के साथ वापस आने में कितना समय लगेगा, और जितना ज्यादा वह इस मामले पर सोचता गया उतना ही उसका डर बढ़ता गया कि बिना साथियों के उसकी योजना विफल हो जाएगी। क्या होगा अगर वो किसी के वापस लौटने से पहले ही शिविर से सुरक्षित निकल जाए? उसके अपराध की सच्ची कहानी के साथ साथ ये लाभ उसके मानसिक उत्पीड़न और उसके जीवन को कुछ दिनों के लिए टालने के अलावा और क्या मूल्य देगा? ये कठोर सवार, जो हर पगडंडी और रास्ते से परिचित हैं, उसे तक पहुंचने की उम्मीद करने से बहुत पहले ही पकड़ लेंगे। ये विचार उसके मन में आते ही वो तंबू में घुस गया जहां मोहम्मद बेद एक गलीचे पर पैर फैलाए धूम्रपान कर रहा था। अरब ने ऊपर देखा तो यूरोपीय उसके सामने आ गया। उन्होंने कहा, नमस्कार हे भाई। अभिवादन, वेपर ने उत्तर दिया। कुछ देर तक दोनों में से कोई भी आगे नहीं बोला। सबसे पहले अरब ने चुप्पी तोड़ी। और मेरे स्वामी अखमेद शेख, जब आपने उन्हें आखिरी बार देखा था तब वे स्वस्थ थे? उसने पूछा। बेल्जियन ने उत्तर दिया, वह पापों और मृत्यु के खतरों से कभी भी सुरक्षित नहीं था। सब ठीक है, मोहम्मद बेयद ने नीले धुएं का एक छोटा सा गुबार अपनी ओर उड़ाते हुए कहा। फिर कई मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। और अगर वह मर गया होता? बेल्जियम के उस व्यक्ति ने पूछा, जो सच्चाई तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प था और मोहम्मद बेयद को अपनी सेवा में रिश्वत देने का प्रयास कर रहा था। अरब की आंखें सिकुड़ गईं और वह आगे की ओर झुक गया। उसकी निगाहें सीधे बेल्जियन की आंखों में गड़ी गईं। मैं बहुत सोच रहा हूँ वेरपर, जब से तुम अचानक उस आदमी के शिविर में लौटी हो जिसे तुमने धोखा दिया था और जो तुम्हारे पीछे मौत की तलाश में था। मैं कई सालों से अखमेद शेख के साथ हूँ। उसकी अपनी माँ उसे कभी इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती थी जितना मैं। वो कभी माफ नहीं करता और वो उस आदमी पर फिर से भरोसा तो बिल्कुल नहीं करेगा जिसने एक बार उसे धोखा दिया था, यह मैं जानता हूँ। मैंने बहुत सोचा है, जैसा कि मैंने कहा, और मेरे विचारों के परिणाम ने मुझे आश्वस्त किया है कि अखमेद शेख मर चुका है, क्योंकि अन्यथा आप कभी भी उसके शिविर में लौटने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि आप मेरी कल्पना से अधिक बहादुर या अधिक मूर्ख न हों। और यदि मेरे निर्णय का ये सबूत पर्याप्त नहीं है तो मुझे अभी अभी आपके अपने होठों से और भी अधिक पुष्टि करने वाला साक्ष्य मिला है, क्योंकि क्या आपने नहीं कहा था कि अखमेद शेख पापों और मृत्यु के खतरों से कभी भी अधिक सुरक्षित नहीं था? अखमेद शेख मर चुका है, तुम्हें इससे इनकार करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी माँ या उसकी रखैल नहीं थी, इसलिए डरो मत कि मेरे विलाप से तुम्हें परेशानी होगी। मुझे बताओ कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। और वेरपर, अगर तुम्हारे पास अभी भी वे गहने हैं जिनके बारे में अखमेद शेख ने मुझे बताया था,
तो कोई कारण नहीं है कि तुम और मैं साथ साथ उत्तर की ओर न चलें और उस गोरी औरत की फिरौती और तुम्हारे शरीर पर पहने जाने वाले थैले की सामग्री को आपस में बांट लें। बुरी नजरें सिकुड़ गईं, एक क्रूर, पतले होठों वाली मुस्कुराहट ने खलनायक के चेहरे को यातना दी, जबकि मोहम्मद बेयद ने जानबूझकर बेल्जियम के चेहरे पर मुस्कुराया। अरब के रवैये से वेरपर को राहत भी मिली और परेशानी भी। जिस तरह से उसने अपने सरदार की मौत को स्वीकार किया, उससे अखमेद शेख के हत्यारे के कंधों से आशंका का एक बड़ा बोझ कम हो गया, लेकिन रत्नों में से एक हिस्से की उसकी मांग वेरपर के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि मोहम्मद बेयद को पता चल गया था कि कीमती पत्थर अब बेल्जियम के पास नहीं है। ये स्वीकार करना कि उसने गहने खो दिए हैं, अरब के क्रोध या संदेह को इस हद तक भड़का सकता था कि उसके भागने के नए नए अवसर खतरे में पड़ सकते थे। तब उसकी एक उम्मीद मोहम्मद बेयद के इस विश्वास को बढ़ावा देने में निहित थी कि गहने अभी भी उसके कब्जे में हैं और भागने का रास्ता खोलने के लिए भविष्य की दुर्घटनाओं पर निर्भर हैं। यदि वह उत्तर की ओर बढ़ते हुए अरब के साथ मिलकर काम करने में सफल हो जाता, तो उसे अपने जीवन और स्वतंत्रता पर आए इस खतरे को दूर करने के लिए भरपूर अवसर मिल सकता था। ये प्रयास करने लायक था, और इसके अलावा इस कठिनाई से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। हाँ, उसने कहा, अखमेद शेख मर चुका है। वो एबिसिनियन घुड़सवार सेना की एक कंपनी के साथ युद्ध में मारा गया जिसने मुझे बंदी बना लिया था। लड़ाई के दौरान मैं भाग निकला, लेकिन मुझे संदेह है कि अखमेद शेख के कोई भी आदमी जीवित हैं या नहीं, और वे जो सोना खोज रहे थे वह एबिसिनियन लोगों के कब्जे में है। अब भी वे निस्संदेह इस शिविर पर मार्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मैनलेक ने अखमेद शेख और उसके अनुयायियों को एबिसिनियन गांव पर छापा मारने के लिए दंडित करने के लिए भेजा था। उनमें से बहुत से हैं, और अगर हम भागने की जल्दी नहीं करते हैं तो हम सभी को अखमेद शेख जैसा ही भाग्य भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद बेद चुपचाप सुनता रहा। वो नहीं जानता था कि अविश्वासी की कहानी में से वो कितना सच मान सकता था, लेकिन चूंकि ये उसे गांव छोड़कर उत्तर की ओर जाने का बहाना दे रहा था, इसलिए वह बेल्जियम के व्यक्ति से बहुत बारीकी से सवाल जवाब करने के लिए तैयार नहीं था। और यदि मैं तुम्हारे साथ उत्तर की ओर जाऊं, उसने पूछा, तो क्या स्त्री के आधे गहने और आधी फिरौती मेरी होगी? हाँ, वेरपर ने उत्तर दिया। अच्छा, मोहम्मद बेद ने कहा, मैं कल सुबह शिविर तोड़ने का आदेश देने जा रहा हूँ, और वह तंबू से बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वेरपर ने उसके हाथ पर अपना रोकने वाला हाथ रख दिया। रुको, उसने कहा, हमें तय करना चाहिए कि कितने लोग हमारे साथ चलेंगे। ये ठीक नहीं है कि हम महिलाओं और बच्चों के बोझ तले दब जाएं, क्योंकि तब हम वास्तव में एबिसिनियाई लोगों से आगे निकल सकते हैं। अपने सबसे बहादुर लोगों का एक छोटा दल चुनना कहीं बेहतर होगा, और यह संदेश देना होगा कि हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं। फिर, जब एबिसिनियाई लोग आएंगे तो वे गलत रास्ते पर चले जाएंगे, अगर उनके दिल में हमारा पीछा करने की हिम्मत होगी, और अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे कम से कम उत्तर की ओर उतनी तेजी से नहीं चलेंगे, जितना कि उन्हें लगता है कि हम उनसे आगे हैं। सांप तुमसे कम समझदार है, वेरपर, मोहम्मद बेद ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। 20 आदमी हमारे साथ चलेंगे, और हम गांव से निकलकर पश्चिम की ओर चलेंगे। अच्छा, बेल्जियन चिल्लाया, और ऐसा ही प्रबंध किया गया। अगली सुबह जेन क्लेटन, लगभग बिना सोए रात बिताने के बाद, अपनी जेल के बाहर से आवाज़ें सुनकर जाग उठी और कुछ ही देर बाद एम. फ्रेकोल्ट और 2 अरब लोग अंदर घुस आए। बाद वाले ने उसके टखने खोले और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। फिर उसकी कलाइयों को ढीला किया गया, उसे मुट्ठी भर सूखी रोटी दी गई और भोर की धुंधली रोशनी में बाहर ले जाया गया। उसने फ्रेकोल्ट की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, और एक क्षण में जब अरब का ध्यान दूसरी दिशा में आकर्षित हुआ तो वह व्यक्ति उसकी ओर झुका और फुसफुसाया कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने योजना बनाई थी। इस प्रकार आश्वस्त होकर युवती को आशा की नई किरण महसूस हुई जिसे बंधन की लंबी और दयनीय रात ने लगभग मिटा दिया था। कुछ ही देर बाद उसे घोड़े की पीठ पर बिठाया गया और अरबों ने उसे घेर लिया और गांव के प्रवेश द्वार से होते हुए पश्चिम की ओर जंगल में ले जाया गया। आधे घंटे बाद दल उत्तर की ओर मुड़ गया और शेष मार्च के लिए उनकी दिशा उत्तर की ओर थी। एम.
फ्रेकोल्ट ने उससे बहुत कम बात की और वह समझ गई कि अपने धोखे को अंजाम देने में उसे उसके रक्षक की बजाय अपहरणकर्ता का दिखावा करना होगा, और इसलिए उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ। हालांकि उसने देखा कि यूरोपीय और गिरोह के अरब नेता के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे। वीरपर अगर युवती से बातचीत करने से खुद को रोकने में सफल हो जाता तो वह उसे अपने विचारों से निकाल पाने में विफल रहता। दिन में 100 बार वह अपनी आंखें उसकी ओर घुमाता और उसके चेहरे और आकृति के आकर्षण को निहारता हुआ पाता। हर घंटे उसके प्रति उसका मोह बढ़ता जाता, जब तक कि उसे पाने की उसकी इच्छा पागलपन के अनुपात में नहीं पहुंच जाती। यदि लड़की या मोहम्मद बेयद यह अनुमान लगा पाते कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है जिसे वे अपना मित्र और सहयोगी समझते थे, तो उस छोटी सी टोली का स्पष्ट सामंजस्य बुरी तरह से बिगड़ जाता। वीरपर मोहम्मद बेयद के साथ तंबू लगाने में सफल नहीं हो पाया था, इसलिए उसने अरब की हत्या के लिए कई योजनाएं बनाईं, जो काफ़ी आसान हो जाती यदि उसे दूसरे के साथ रात्रि विश्राम करने की अनुमति दी गई होती। दूसरे दिन मोहम्मद बेद ने अपने घोड़े की लगाम उस घोड़े की तरफ खींची जिस पर बंदी बैठी थी। जाहिर है, ये पहली बार था जब अरब ने लड़की पर ध्यान दिया था, लेकिन इन 2 दिनों के दौरान कई बार उसकी चालाक आंखें अपने बुर्नूस के हुड के नीचे से लालच से बंदी की खूबसूरती पर नजर गड़ाए हुए थीं। नहीं, यह छिपी हुई मोहब्बत कोई हाल ही की पैदाइश थी। यह मोहब्बत उसे तब हुई थी जब पहली बार अंग्रेज की बीवी अहमद शेख के हाथों में पड़ी थी, लेकिन जब तक वह सख्त सरदार जिंदा था, मोहम्मद बेद ने अपनी कल्पनाओं के सच होने की उम्मीद भी नहीं की थी। अब हालांकि यह अलग था, केवल एक ईसाई का तिरस्कृत कुत्ता ही उसके और लड़की के कब्जे के बीच खड़ा था। अविश्वासी को मारना और महिला और गहने दोनों को अपने पास ले जाना कितना आसान होगा। बाद वाले के कब्जे में होने के कारण बंदी के लिए जो फिरौती मिल सकती थी, वो उसके एकमात्र स्वामित्व के सुखों के सामने उसे छोड़ने के लिए कोई बड़ा प्रलोभन नहीं बन सकती थी। हाँ, वो वीरपर को मार देगा, सभी गहने अपने पास रख लेगा और अंग्रेज महिला को अपने पास रख लेगा। वो अपनी आंखें उसकी ओर घुमाता हुआ उसके बगल में सवारी कर रहा था। वो कितनी सुंदर थी। उसकी उंगलियां खुलती और बंद होती रहीं, पतले भूरे पंजे पीड़ित के कोमल मांस को अपने निर्दयी चंगुल में महसूस करने के लिए खुजला रहे थे। क्या तुम्हें पता है, उसने उसकी ओर झुकते हुए पूछा, यह आदमी तुम्हें कहाँ ले जाएगा? जेन क्लेटन ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। और तुम एक काले सुल्तान का खिलौना बनने को तैयार हो। लड़की ने खुद को पूरी तरह से ऊपर खींच लिया और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे डर था कि कहीं उसे पता न चल जाए कि मिस्टर फ्रेकोल्ट अरब के साथ क्या चाल चल रहा है और वह डर और घृणा के अपर्याप्त प्रदर्शन के कारण खुद को धोखा न दे दे। तुम इस भाग्य से बच सकते हो, अरब ने कहा, मोहम्मद बेद तुम्हें बचाएगा। और उसने अपना भूरा हाथ आगे बढ़ाया और उसके दाहिने हाथ की उंगलियों को इतनी अचानक और इतनी भयंकर पकड़ में जकड़ लिया कि उसका क्रूर जुनून इस कृत्य में स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जैसे कि उसके होठों ने शब्दों में इसे कबूल कर लिया हो। जेन क्लेटन ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया। तुम जानवर हो, वह चिल्लाए, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं मिस्टर फ्रेकोल्ट को बुला लूंगी। मोहम्मद बेद ने मुंह सिकोड़ते हुए पीछे हट गए। उनका पतला ऊपरी होंठ ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जिससे उनके चिकने सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। मिस्टर फ्रेकोल्ट, उसने मजाक उड़ाया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। उस आदमी का नाम वीरपर है। वह झूठा, चोर और हत्यारा है। उसने कांगो देश में अपने कप्तान को मार डाला और अहमद शेख के संरक्षण में भाग गया। वो अहमद शेख को आपके घर की लूट में ले गया। उसने आपके पति का पीछा किया और उससे उसका सोना चुराने की योजना बनाई। उसने मुझे बताया है कि आप उसे अपना रक्षक मानती हैं और उसने आपका विश्वास जीतने के लिए इस पर दांव लगाया है ताकि आपको उत्तर की ओर ले जाना और किसी काले सुल्तान के हरम में बेचना आसान हो सके। मोहम्मद बेद आपकी एकमात्र उम्मीद है और बंदी को सोचने के लिए भोजन देने के लिए इस दावे के साथ अरब स्तंभ के शीर्ष की ओर आगे बढ़ा। जेन क्लेटन यह नहीं जान सकी कि मोहम्मद बेयद का अभियोग कितना सच है या कितना झूठ, लेकिन कम से कम इससे उनकी उम्मीदें धूमिल हुई और उन्हें उस व्यक्ति के हर पिछले कृत्य पर संदेह की दृष्टि से पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा
जिस पर वह दुश्मनों और खतरों की दुनिया के बीच अपने एकमात्र रक्षक के रूप में भरोसा कर रही थीं। मार्च के दौरान बंदी के लिए एक अलग टेंट की व्यवस्था की गई थी और रात में इसे मोहम्मद बेयद और वेरपर के टेंट के बीच में लगाया गया था। एक संतरी आगे और दूसरा पीछे तैनात था और इन सावधानियों के साथ कैदी को बंधनों में बांधना आवश्यक नहीं समझा गया था। मोहम्मद बेयद के साथ अपने साक्षात्कार के बाद शाम को जेन क्लेटन कुछ समय के लिए अपने टेंट के द्वार पर बैठी रही और शिविर की उग्र गतिविधियों को देखती रही। उसने वह भोजन खाया था जो मोहम्मद बेयद के नीग्रो गुलाम ने उसके लिए लाया था, कसावा केक और एक साधारण स्टू का भोजन जिसमें एक नया मारा गया बंदर, कुछ गिलहरियां और पिछले दिन मारे गए जेब्रा के अवशेष निष्पक्ष और अप्रिय रूप से मिलाए गए थे। लेकिन एक समय की बाल्टीमोर सुंदरी बहुत पहले से ही अस्तित्व की कठोर लड़ाई में डूब चुकी थी, एक सौंदर्यबोध जो पहले बहुत मामूली उकसावे पर विद्रोह कर देता था। जैसे ही लड़की की नज़रें जंगल के उस कटे फटे मैदान में घूमी जो पहले से ही आदमी की मौजूदगी से गंदा हो चुका था, उसे अब न तो सामने की नज़दीकी चीज़ें समझ में आई, न ही वे असभ्य आदमी जो आपस में हंस रहे थे या झगड़ रहे थे, न ही जंगल जो उसकी भौतिक दृष्टि की चरम सीमा को घेरे हुए था। उसकी नज़र इन सब से गुजरी, बिना देखे, दूर के बंगले और खुशहाल सुरक्षा के दृश्यों पर केंद्रित हो गई, जिसने उसकी आंखों में खुशी और दुख के मिले जुले आंसू ला दिए। उसने दूर के खेतों से एक लंबा, चौड़े कंधों वाला आदमी आते देखा। उसने खुद को झाड़ियों से ताज़ा कटे गुलाबों के फूलों के साथ उसका स्वागत करने के लिए इंतजार करते देखा, जो उसके सामने छोटे देहाती दरवाजे के दोनों ओर लगे थे। ये सब चला गया था, अतीत में गायब हो गया था। मशालों और गोलियों और इन घिनौने और पतित लोगों की नफरत ने मिटा दिया था। एक दबी हुई सिसकी और थोड़ी सी सिहरन के साथ जेन क्लेटन वापस अपने तंबू में चली गई और गंदे कंबलों के ढेर की तलाश की जो उसका बिस्तर था। अपने आप को उन पर नीचे की ओर मुंह करके गिराकर वह अपनी व्यथा बयां करती रही, जब तक कि दयालु नींद ने उसे कम से कम अस्थायी रूप से राहत नहीं दी। और जब वह सो रही थी तो एक व्यक्ति उसके दाहिनी ओर स्थित तंबू से चुपके से आया। वह द्वार के सामने संतरी के पास गया और उस आदमी के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। बाद वाले ने सिर हिलाया और अंधेरे में अपने कंबल की दिशा में आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति जेन क्लेटन के तंबू के पीछे से गुजरा और वहां फिर से संतरी से बात की, और यह आदमी भी पहले वाले के पीछे पीछे चला गया। फिर जिसने उन्हें भेजा था वह चुपचाप तंबू के दरवाजे तक गया और बंधन खोलकर एक निर्जीव आत्मा की तरह चुपचाप अंदर चला गया।